प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। व्यवसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता की इस पाठ्य चर्चा के क्रम में आज जिस विषय में हम प्रवेश करने जा रहे हैं वह इसका दूसरा खंड कहा जा सकता है। जो पाठ्य चर्चा हम कर रहे हैं उसका दूसरा महत्वपूर्ण खंड है और जैसा कि इसके नाम में है लीगल फ्रेमवर्क। तो लीगल फ्रेमवर्क पर हम इस चर्चा में प्रवेश करने जा रहे हैं, इस पड़ाव में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इसमें प्रवेश करें, इसका संक्षिप्त बैकग्राउंड या इसके प्रस्तावना को हम समझें कि यह क्यों आवश्यक है। जैसा कि हम सभी को विदित है, व्यवसाय एक जटिल प्रक्रिया है और जटिल प्रक्रिया होने के नाते इसमें कई सारी पेचीदगियां सम्मिलित हैं और जितने भी ट्रांजैक्शंस व्यवसाय के होते हैं प्रतिदिन, वे ऐसे होते हैं कि उसके कुछ न कुछ लीगल या वैधानिक रिपरकशंस हमको देखने को मिलते हैं। तो जो कानून बिजनेस लॉ के रूप में एक विधा पढ़ाई जाती है, उसमें वे सारे कानून पढ़ाए जाते हैं जो कि व्यवसाय से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। यद्यपि ये कहा जाता है कि जब आप किसी देश में रहते हैं तो वहाँ के समूचे कानून को जानना आप एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है और इसका जो इग्नोरेंस है वो अक्षम्य माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम लॉ है और ये जो बिजनेस लॉ है एक उसका अंग हो सकता है जो व्यवसाय से विशेष रूप से संबंध रखता है। तो इस खंड में हम जिन विषयों पर प्रकाश डालने वाले हैं वे उसमें सबसे पहला जो कानून है, पहला जो एक्ट है, वो मूल रूप से बात करता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं। तो उस पर हम प्रकाश डालेंगे और इस मॉड्यूल 10 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस की बात करेंगे, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है और साइबर लॉ या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के रूप में इसको जाना जाता है। तो जिस विषय पर आज के व्याख्यान में हम बात करने जा रहे हैं वह है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका एक संक्षिप्त परिचय। ये जो कानून है वह वर्ष 1872 में इफेक्ट में आया और ये एक अनुबंध अधिनियम या संविदा अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो इसका सबसे पहले हम परिचय प्राप्त करेंगे, इसका आशय और परिभाषाएं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ विशेष मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे जो कि व्यवसाय प्रशासन के छात्रों के लिए जानना आवश्यक है। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम इसका संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं कि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हम प्रातः उठने से लेके साय सोने तक अगर हम देखें तो कई प्रकार के अनुबंधों में प्रवेश करते हैं, क्योंकि हम अन्य जो सामाजिक प्राणी हैं उनसे संपर्क में आते हैं। किसी से हम कोई समझौता करते हैं, किसी से हम कोई एग्रीमेंट करते हैं। तो जब हम इस तरह से करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कार्य करने का, न करने का और इस तरह की जितनी भी बातें होती है वे एक अनुबंध की दृष्टि से अगर देखें तो सुबह से शाम तक हम कई सारे अनुबंधों में बंधते हैं और उनको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जब हम देखते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है या अनुबंध है वो एक लीगल ऑब्लिगेशन बनाता है दो पार्टीज के बीच में, दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का कार्य करता है। यद्यपि आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हम प्रतिदिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं? निश्चित रूप से करते हैं, लेकिन जो सामाजिक स्तर पर होते हैं उन सब को वैधानिक स्तर पर मान्यता नहीं मिलती है, तो वे इससे पृथक है। उस पर हम संक्षेप में आगे भी चर्चा करेंगे। ठीक इसी तरह से इन सब बातों को रेगुलेट करने के लिए, उसका विनियमन करने के लिए जिस एक्ट को रिफर किया जाता है वह है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। इस कानून की संक्षिप्त समझ हमें होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। पहला पार्ट बात करता है सामान्य अनुबंधों की, दूसरा पार्ट बात करता है विशिष्ट या विशेष अनुबंधों की।
सामान्य अनुबंध अर्थात जो हमारे व्यवहार में प्रतिदिन आते हैं, व्यवसायिक दृष्टि से अगर हम देखें तो उनको गवर्न करता है। जबकि कुछ विशेष अनुबंध है जिनकी चर्चा दूसरे भाग में की गई है इस कानून के, जिसके तहत जो एजेंसी है वह आता है, बेलमेंट आता है, प्लेज आता है, गारंटी, वारंटी और इंडेमनिटी, जिस पर संक्षेप में प्रकाश हम आगे डालेंगे। अब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसका आशय क्या है, परिभाषा क्या है। तो सेक्शन 2H जो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 है, उसके सेक्शन 2H के अनुसार इसकी बड़ी संक्षिप्त परिभाषा इसमें प्रस्तुत की गई है। वह कहता है कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात एक समझौता जो कानून पर एनफोर्स होता है वह कॉन्ट्रैक्ट है या अनुबंध है। तो अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हम कितने सारे समझौते लोगों के साथ करते हैं। अब वो जो समझौते करते हैं, एग्रीमेंट हम करते हैं, तो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, नहीं बनते हैं, किस स्थिति में एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है, उन बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मूल रूप से इसकी जो परिभाषा है ये समझने योग्य है कि कौन से एग्रीमेंट ऐसे हैं जो क्रियान्वित होते हैं लॉ की दृष्टि में। अगर हम संक्षेप में, जैसा हम बात कर रहे थे कि ये दो भागों में विभक्त है, तो इन दो भागों में जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो जनरल प्रिंसिपल्स है वो सेक्शन 1 to सेक्शन 75 1 से 75 तक जनरल प्रिंसिपल्स है। ठीक इसी तरह से सेक्शन 76 से लेकर 123 तक जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था 1872 का, उसमें ये जो प्रावधान थे वो सेल ऑफ गुड्स रेगुलेशन पर बात करते थे, जो कि अब इसमें से हटा दिए गए हैं। अमेंडमेंट जो हुआ, अमेंडमेंट में इसको एक सेपरेट एक्ट के रूप में विकसित कर दिया गया है, जो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, जिस पर भी हम आगामी व्याख्यानों में चर्चा करेंगे। जब हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, विशिष्ट अनुबंधों की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहला है जो सेक्शन 124 से लेकर के सेक्शन 147 तक दिया गया है इस कानून में, वह है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। दूसरा जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, सेक्शन 148 से लेकर 181 तक कवर करता है। ठीक इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी 182 से लेकर के 238 तक आता है। और जो इसका चौथा विशिष्ट अंग है जो कि विशेष अनुबंधों के तहत आता है, तो ये भी ओल्ड वर्जन का पार्ट है, जैसा कि हम कह रहे हैं। यही था पार्टनरशिप रेगुलेशन, जो कि जो ओरिजिनल एक्ट था उसके सेक्शन धारा 239 से 266 तक इसमें सम्मिलित है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसको एक सेपरेट एक्ट बनाया गया सन 1932 में, और इस पर भी हम संक्षेप में प्रकाश डालेंगे आगामी कक्षाओं में। तो अब यहाँ पर आता है कि क्या सारे समझौते, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, कहा जाता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कि सारे अनुबंध समझौते हो सकते हैं पर सारे समझौते अनुबंध नहीं हो सकते। तो कौन से समझौते हैं जो अनुबंध नहीं हो सकते या हो सकते हैं, इसको समझने के लिए पहले हमें अनुबंध समझौते को समझना होगा। तो समझौते को जब हम समझते हैं, सहमति को जब हम समझते हैं, एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं, तो ये दो पहलुओं से मिलकर बनता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर अर्थात प्रस्ताव और एक्सेप्टेंस उसकी स्वीकार्यता। तो जैसा इसकी हम इससे देख पा रहे हैं कि ये इसके लिए दो पार्टीज का होना बिल्कुल आवश्यक है। एक पार्टी प्रस्ताव देगी और दूसरी पार्टी उस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी, और जब ये दोनों प्रक्रियाएं होगी तो उससे समझौते की निर्मिति होगी। ठीक इसी तरह से, लेकिन ये समझौता बना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? तो जब इस समझौते में लीगल एनफोर्सेबिलिटी को भी जोड़ा जाएगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ, जैसा कि इसकी परिभाषा सेक्शन 2H में बताता है, तो इस इक्वेशन से हम इसको समझ सकते हैं कि अनुबंध एग्रीमेंट और लीगल एनफोर्सेबिलिटी से मिलकर बनता है। अब
इसकी डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं कि एग्रीमेंट क्या है या समझौता क्या है। तो सेक्शन 2E इस पर प्रकाश डालता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अर्थात जो वादा किया जा रहा है या कोई एक वादा हो सकता है या वादों का समुच्चय हो सकता है जिसमें कि कोई कंसिडरेशन हो, और कंसिडरेशन अर्थात एक के बदले में कुछ दूसरा, तो जैसा कि हम कहते हैं कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो इसमें दो बातें हैं। सेक्शन 2B इस तरह से हम देखते हैं कि जो वादा है वह एक समझौता माना जा सकता है। ठीक इसी तरह से सेक्शन 2B वह कहता है कि प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वह प्रॉमिस बन जाता है। उदाहरण के लिए राम ने यदि श्याम को कोई प्रस्ताव दिया कि श्याम क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हो, और श्याम ने कहा हाँ मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, तो श्याम का गाड़ी बेचने के लिए प्रस्ताव देना और राम का गाड़ी बेचने के लिए प्रस्ताव देना और श्याम का उसको स्वीकार करना, ये एक प्रॉमिस फॉर्म करता है, ये एक वादा बन जाता है। अब इसमें बात आती है कि क्या आवश्यक है। इसमें सबसे आवश्यक हो जाता है जब प्रॉमिस किया जा रहा है कंसेंसस एट आइडम, अर्थात दोनों जो अनुबंध में जो दोनों पार्टीज है, जो दोनों दल है, वे सेम सेंस में सेम टाइम पर एक बात पर एग्री कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हमने गाड़ी का उदाहरण लिया था, तो राम ने श्याम को गाड़ी बेचने की बात की। अब हम मान के चले कि राम के पास अगर 2 गाड़ियां हैं और उन 2 गाड़ियों में राम ने कहा कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, लेकिन श्याम वो बेचना चाहता था गाड़ी नंबर 1 और श्याम समझ बैठा गाड़ी नंबर 2, और दोनों में सहमति हो गई, समझौता हो गया। लेकिन जब वास्तव में गाड़ी के विनिमय की बात आई, उसके एक्सचेंज की बात आई, उसको गाड़ी सुपुर्दगी की बात आई, तो राम ने गाड़ी नंबर 1 उसको भेजी। श्याम ने कहा मैंने तो ये गाड़ी मांगी ही नहीं थी, मैं तो गाड़ी नंबर 2 समझ रहा था। तो इस तरह से जो ये बात है इन दोनों के बीच में, अक्सर हमारे डे टू डे लाइफ में भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसको कहा जाएगा कि कंसेंसस एट आइडम मिसिंग है, अर्थात दोनों की आम सहमति इसमें नहीं है और इस वजह से ये अनुबंध नहीं बन सकता। तो ये आवश्यक है समझना कि जब हम प्रॉमिस करते हैं, जब हम एग्रीमेंट करते हैं, तो ये बातें बड़ी सामान्य होती है जिसकी समझ व्यवसाय प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए नितांत आवश्यक है। आगे बात आती है लीगल ऑब्लिगेशंस की। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट में हम जाते हैं तो इसमें ये समझना होता है कि कुछ एग्रीमेंट या कुछ समझौतों को छोड़ दिया जाए जो कि नैतिक, सांप्रदायिक और सामाजिक प्रकृति के होते हैं, उनको यदि छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा बाकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस है उसमें लीगल ऑब्लिगेशन आता है। उदाहरण के लिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में यदि कोई अनुबंध हो, उदाहरण के लिए यदि कोई पति अपनी पत्नी से कहता है कि यदि आप मेरे लिए अच्छा भोजन बनाएंगी तो मैं आपको एक साड़ी खरीद करके दूंगा, तो ये आप पत्नी कह सकती है कि जब बात आई उसके परफॉर्मेंस की, कि साड़ी खरीदने की बात आई, उसने अच्छा भोजन बना दिया, साड़ी खरीदने की बात आई, तो पति ने कहा कि नहीं, आज नहीं, फिर कभी ले देंगे, या मना कर दिया कि अब आपको नहीं दिया जाएगा। अब पत्नी कोर्ट में जाए और कहे कि इन्होंने मुझे वादा किया था कि ये मुझे साड़ी दिलाएंगे यदि मैं अच्छा भोजन बनाऊं, मैंने अच्छा भोजन बनाया लेकिन इन्होंने मुझे साड़ी नहीं दी, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पति और पत्नी का संबंध एक सामाजिक संबंध है और जो प्यार और सहकार पर निर्मित है, और इस तरह से यदि कॉन्ट्रैक्ट की दृष्टि से उस संबंध को यदि देखा जाएगा तो संभवतः प्रतिदिन कोई न कोई विवाद इसमें निकल करके आएगा। इसीलिए इस तरह के संबंधों को सामाजिक परिधि में रख करके और कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी से अलग रखा जाता है। इसी के विपरीत जब सामाजिक संबंध आपस में आते हैं, तो व्यवसाय के लिए जब आते हैं, तो वो मानसिक रूप से तत्पर होते हैं कि हाँ, हम एक लीगल ऑब्लिगेशन में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी साथ मिलकर अगर पार्टनरशिप फॉर्म करना चाहे तो वहां पर उनका रिलेशन
लीगल माना जाएगा, लीगल ऑब्लिगेशन माना जाएगा, किंतु सामान्य दिन प्रतिदिन की जो चर्चाएँ और समझौते होते हैं, उसको उसकी श्रेणी में नहीं रखा जाता। ठीक इसी तरह से 2 मित्रों के बीच में बात होती है कि आज मैं तुम्हें भोजन पर बुलाऊँगा शाम को, एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा और किसी कारण से वह नहीं बुला सका या मित्र जब पहुँचा तो वो भोजन नहीं करा सका, तो अगला मित्र नाराज़ होकर कहे कि या तुमने मेरा अनुबंध तोड़ दिया। तो ये सामाजिक स्तर का एक निर्णय था, तो इसको भी इस श्रेणी में नहीं रखा जाता, ये इसके परव्यू से बाहर। ठीक इसी तरह से हम कहते हैं कि ऑब्लिगेशंस दैट आर नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर नहीं कहे जा सकते। अब प्रश्न ये उठता है कि ये लीगल एनफोर्सेबिलिटी क्या है जो किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तित करती है। तो जब कोई एग्रीमेंट पास होता है कुछ विशिष्ट क्राइटेरिया के, जिसको हम क्राइटेरियाज के, तो उसको जिसको हम एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कि ये जब शर्तें पूरी होगी तभी हम कहेंगे कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट, हमारा जो एग्रीमेंट है वह लीगली एनफोर्सेबल है। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें एसेंशियल्स है जिसको हमें समझना आवश्यक है। सबसे पहला एसेंशियल है, ये इसका वर्णन विस्तार में सेक्शन 10 जो है, धारा नंबर 10 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 10 के तहत इन बिंदुओं को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहला आता है वहाँ पर 2 पार्टीज का होना आवश्यक है, 2 दल होना आवश्यक है जिनके बीच में ये समझौता होगा और अनुबंध होगा। कम से कम 2 होना आवश्यक है, अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन 2 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक इसी तरह से जो अगला एसेंशियल है उसको हम कहते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अर्थात जो एक व्यक्ति जो ऑफर कर रहा है, प्रस्ताव देने वाला, और दूसरा उसको स्वीकार करने वाला। चूंकि 2 पार्टीज है तो एक उसको एक प्रस्तावक होगा और एक उसको स्वीकार करने वाला होगा। तो ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का भी होना आवश्यक है। इसी तरह से जो जिस बात पर सहमति बन रही है, जिस बात पर समझौता हो रहा है, उसमें फ्री कंसेंट का होना आवश्यक है। उसमें मुक्त जो सहमति है उसका होना आवश्यक है। अब ये मुक्त सहमति की अवधारणा क्या है, इसको सेक्शन 11 में विस्तार से इस एक्ट में समझाया गया है। इनमें ये 5 बातें हैं जो नहीं होना चाहिए। यदि ये नहीं होगी तो कहा जाएगा कि ये एक मुक्त सहमति है दोनों पार्टीज की। तो सबसे पहला है कोवर्शन। कोवर्शन अर्थात किसी के ऊपर दबाव बनाकर अपनी बात को मनवाने का कार्य नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टीज में कोई भी दबाव में ना हो जब अपनी बात, अपनी सहमति दे रहे हो। यदि दबाव है अथवा भयवश किसी कार्य को कर रहा है, जबरदस्ती किसी कार्य को कर रहा है, तो इस स्थिति में उसको हम लीगली एनफोर्सेबल नहीं मानेंगे। ठीक इसी तरह से धोखाधड़ी से भी कोई किसी से सहमति ली जाए तो उस बात को भी हम इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे, उसको भी हम फ्री कंसेंट नहीं कहेंगे। ठीक इसी तरह से अनड्यू इन्फ्लुएंस या अनुचित प्रभाव जिसको हम कहते हैं, उससे भी ये मुक्त होना चाहिए। कई संबंध होते हैं जिसमें एक व्यक्ति थोड़ा ऊंची स्थिति में होता है जिससे कि वो दूसरे को प्रभावित कर सके, तो ऐसी स्थितियों में अनड्यू इन्फ्लुएंस की निर्मित होती है। और जब आम सहमति की बात आती है, जब मुक्त सहमति की बात आती है, तो मुक्त सहमति के लिए ये भी एक खतरा बन करके आती है। ठीक इसी तरह से मिस रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन है जो गलत तरीके से किया जाता है वो भी नहीं इसमें होना चाहिए। और आखिरी में हम बात करते हैं गलती की, कि दोनों में से किसी भी पार्टी की या दोनों की मिस्टेक से ये फ्री होना चाहिए। कोई भी गलती इसमें ना करे, वो इसमें ध्यान रखा जाए। तो ये कुछ विशेष बातें हैं फ्री कंसेंट में। जब ये नहीं होगी, ये 5 बातें जब किसी समझौते में नहीं है, इसका मतलब है कि जो कंसेंट है वो फ्री है और हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक इसी तरह से जो अगले एसेंशियल है, जो दोनों पार्टीज है उनके बीच में लीगल रिलेशनशिप या वैधानिक संबंध बनाने के लिए एक आम सहमति होना चाहिए दोनों में।
साथ ही साथ लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, एक के बदले दूसरी चीज का आदान प्रदान उसमें निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर हम ग्रेट्यूटस प्रोमिसेस को छोड़ दे, उदाहरण के लिए जैसे हम किसी को गिफ्ट देते हैं या उपहार देते हैं, तो या मैं खुश होकर किसी को कुछ इनाम स्वरूप देता हूँ, तो इस तरह की प्रोमिसेस को ग्रेट्यूटस प्रोमिसेस कहा जाता है। या मैं कोई दान या चैरिटी करने जा रहा हूँ, तो इस तरह की बातों को ग्रेट्यूटस प्रोमिसेस में सम्मिलित किया जाता है। सामान्य स्थिति में देखें तो सामाजिक क्रम में हम देखते हैं कि गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। जब हम कुछ देते हैं तो उसके बदले कुछ हमें मिलता भी है। आप दुकान में जाते हैं, दुकान से कोई सामग्री लेते हैं, उसके बदले आप कुछ पैसा देते हैं। तो ये जो एक के बदले दूसरी चीज का जो आदान प्रदान हो रहा है, ये मुख्य रूप से कंसिडरेशन को फॉर्म करता है। ठीक इसी तरह से कॉम्पिटेंसी और कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज की बात होती है कि उनकी योग्यता और क्षमता होनी चाहिए। जो पार्टीज उसमें इन्वॉल्व है, उन वे कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, योग्य होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के। तो उनकी योग्यता का पैमाना जो लॉ ने तय किया है, कानून ने जो तय किया है कि वे पागल नहीं होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए, वे अपने निर्णय लेने की स्थिति में हो, ऐसे हो। साथ ही साथ वे पियक्कड़ न हो, अर्थात शराब के नशे में न हो जब इस अनुबंध में प्रवेश कर रहे हो, और वे पागल न हो। ठीक इसी तरह से वे अवयस्क नहीं होने चाहिए, वयस्क होने चाहिए, और एक्ट के अनुसार 18 वर्ष और उससे अधिक की आयु को ही वयस्क माना गया है भारत में। तो ये दो मेजर कंडीशन है जिसको मीट होना चाहिए। ठीक इसी तरह से अगला जो एसेंशियल है, कंसेंसस एट आइडम, अर्थात एक आम सहमति दोनों के बीच में होनी चाहिए। सेम बात को सेम सेंस में एक ही समय पर दोनों जो पार्टीज है वो समझे, ये आवश्यक है। ठीक इसी तरह से इसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया होना चाहिए सरकार के द्वारा या कानून के द्वारा। ठीक इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट है, जिस आधार पर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, वह लीगल होना चाहिए, वैधानिक रूप से ठीक होना चाहिए, कानून के तहत होना चाहिए। तो उसको हम कहते हैं लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जो उद्देश्य है कॉन्ट्रैक्ट का वह लीगल होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि मैं अपने घर का एक कमरा किराए पर देता हूँ, तो किराए पर देता हूँ तो ये मेरा दायित्व है कि मैं किसको और किस कार्य के लिए किराए पर दे रहा हूँ। उदाहरण के लिए मैं यदि किसी आतंकवादी को छुपने के लिए अपना घर किराए पर दे रहा हूँ, तो इसका जो उद्देश्य है यदि ये मुझे पता है, तो ये कहा जाएगा कि इसमें लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिसिंग है, और इसीलिए ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो इस बात को समझना आवश्यक है। ठीक इसी तरह से जो लीगल फॉर्मेलिटीज, वैधानिक औपचारिकता कानून के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवश्यक है, वह पूरी होनी चाहिए। ठीक इसी तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पॉसिबिलिटी एंड सर्टेनिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, और वो नहीं होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक इसी तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस्ड एंड कम्युनिकेटेड होना चाहिए, चाहे वो रिटन हो या रजिस्टर्ड हो। उदाहरण के लिए जो अपने नेचुरल लव जो है, एक पिता अपने पुत्र को अपनी संपत्ति यदि देता है, तो वह केवल बोलकर कहे कि मैं तुम्हें अपने 2 घर है, उन दोनों घरों को मैं तुम्हारे नाम करता हूँ, तो उसे इस कार्य के लिए केवल बोलना आवश्यक नहीं है, उसे इसको लिखित में देना होगा। और ये कार्य ये जो इस तरह की बातें हैं, वे सारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 के तहत रेगुलेट होते हैं। यद्यपि इस कानून से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन उदाहरण हमने यहाँ पर इसलिए समझा कि इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है पिता और पुत्र के बीच में, किंतु उसका जो नियमन होगा वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 के अनुसार होगा। ठीक इसी तरह से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जब हम कर लेते हैं, तो उसके बाद जो बात आती है कि उसका परफॉर्मेंस हो। तो परफॉर्मेंस क्या होता है? जब भी दोनों पार्टीज का ये ऑब्लिगेशन होता है कि जिस भी कॉन्ट्रैक्ट को किया जाए उसको पूरा किया जाए, और उसका पूरा किया जाना ही या उसका किया जाना ही परफॉर्मेंस की श्रेणी में आता है। इसको हम और विस्तार में समझेंगे। और दूसरी जो बात है जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे, वह ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो जब हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, तो इसको संक्षेप में समझना आवश्यक है कि ये क्या होता है। तो सेक्शन 2A, जो इसकी धारा 2A है, वह
इसको एक्सप्लेन करती है। कहते हैं व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। तो मूल रूप से ऑफर जो होता है, ऑफर या प्रस्ताव जो होता है, वो किसी कार्य को करने या न करने के लिए एक सहमति प्रकट करने वाली बात होती है। तो उसको ऑफर को प्रपोजल भी कहा जाता है। तो प्रस्ताव जिसको हम कहते हैं, अब जो प्रपोजल देता है उसको हम ऑफरर कहते हैं, प्रस्तावक कहते हैं। जो प्रस्ताव स्वीकार करता है उसको हम ऑफरी कहते हैं। तो ऑफरी या प्रपोजी, तो प्रपोजर और प्रपोजी, तो दो पार्टीज यहां पर हो गई, एक और ये दो। एक जो प्रस्ताव दे रहा है वो प्रपोजर हो गया, जो प्रस्ताव स्वीकार कर रहा है वो प्रपोजी हो गया, ऑफरर और ऑफरी हो गए। तो अब ऑफर कैसे होता है? उदाहरण के लिए ए बी को अपनी कार बेच रहा है, तो ऑफर किस तरह से होगा? उदाहरण के लिए ए बी से कहेगा मैं अपनी कार आपको बेचना चाह रहा हूं, और बी कहेगा हाँ मैं आपकी कार खरीदने के लिए तैयार हूं। तो बी ए यहाँ पर प्रपोजर हो गया और बी यहाँ पर प्रपोजी हो गया। तो इस तरह से इन दोनों पार्टीज के बीच में एक लीगल ऑब्लिगेशन बन गया। अब इसमें हम देखते हैं कि ये एक एक्सप्रेस वे में हुआ है, क्योंकि ए ने बी को प्रत्यक्ष रूप से इस बात को बोला। तो इसको हम कहते हैं कि एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है ये। ठीक इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि हम बोलकर किसी कॉन्ट्रैक्ट में या अनुबंध में प्रवेश नहीं करते, बल्कि हम अपने कार्य से उस अनुबंध में प्रवेश कर जाते हैं। उदाहरण के लिए जब हम ट्रेन में बैठते हैं, तो ये हमें एक सामान्य समझ है कि जब हम ट्रेन में बैठ रहे हैं तो हमने ट्रेन का टिकट लिया होगा। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था कि हमें ट्रेन का टिकट लेना होता है। जब आपके टिकट की परीक्षा हो और उस समय आप ये कहे कि हमको नहीं पता था कि ट्रेन का टिकट भी लेना होता, हमें तो लगा कि ट्रेन आके खड़ी हुई, कोई भी बैठ सकता है। तो आप ये कह के बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ है। आपको पता है कि जब आप पब्लिक यूटिलिटीज का उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए जो कार्य करना आवश्यक है वो आपको करना चाहिए। यदि आप पागल नहीं हैं, यदि आप पियक्कड़ नहीं हैं, तो आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही उस स्थिति में होगी, क्योंकि आपने उस इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि बस आकर आपके सामने खड़ी हुई और खड़े होने के बाद आप उसमें बैठे, तो बैठते ही आप एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश कर गए। ठीक इसी तरह से आप एक डॉक्टर के पास गए, उसकी सेवाओं को लिया आपने, और सेवाओं को लेते ही आप उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश कर गए। यद्यपि कोई भी लिखित वहां पर समझौता नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपके बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन बन गया। तो ये आपका दायित्व है कि आप उनकी फीस को पे करें। अगर नहीं करेंगे तो डॉक्टर आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही इस एक्ट के तहत कर सकते हैं। तो ये व्यवसाय प्रशासन में ये समझ होना नितांत आवश्यक है। अब बात यह है कि किसको ऑफर किया जाए। तो दो बातें होती है कि मेरा ऑफर स्पेसिफिक हो सकता है, मेरा ऑफर इन रेम या जनरल हो सकता है। स्पेसिफिक ऑफर होता है, उदाहरण के लिए 10 लोगों ने किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, 10 में से किसी एक का चयन हुआ। जिसका चयन हुआ उसको कंपनी ने ऑफर लेटर दिया। अब जिसको ऑफर लेटर दिया उस व्यक्ति के लिए वह एक स्पेसिफिक ऑफर हुआ। लेकिन यदि मेरा फोन खो जाए और मैं पेपर में एक विज्ञापन निकालूं जिसमें मैं ये कहूं कि जो भी मेरा फोन मुझे लौटाएगा उसको मैं 10,000 रुपए का इनाम दूंगा, तो ये विज्ञापन क्या है? एक जनरल ऑफर है। मैंने किसी एक व्यक्ति को ये प्रस्ताव नहीं दिया, ये मैंने सबको प्रस्ताव दिया है। अब जो भी व्यक्ति इस कार्य को करेगा वह इसके लिए इस इनाम के लिए लेने के लिए अधिकारी होगा। ठीक इसी तरह से हम बात करते हैं अन्य वैलिड ऑफर के क्या एसेंशियल है। तो इसमें जो है वो लीगल रिलेशन क्रिएट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। ठीक इसी तरह से ये डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। कि मैं कहूँ कि मैं एक सुंदर घर खरीदना चाहता हूँ, यदि कोई इस तरह से कहता है प्रॉपर्टी डीलर से कि मैं एक बड़ा सुंदर घर खरीदना चाहता हूँ। अब ये सुंदर घर क्या होता है? मेरे लिए जो सुंदर घर की परिभाषा है, हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो सुंदर घर हो ही ना। तो इस तरह से वो वेग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या उसमें मुझे चाहिए जिससे कि मैं उसको सुंदर कहूँ। तो इसी तरह से जो ऑफरी है उसको इसको संप्रेषित किया जाना चाहिए। इसी तरह से दोनों पार्टीज दूसरी पार्टी का सहमति लेना आवश्यक है। और
ऑफर जो होता है वो लैप्स हो जाता है यदि दोनों में से किसी एक पार्टी की मृत्यु हो जाए, समय व्यतीत हो जाए, जो गिवन टाइम है वो चला जाए, या दोनों में से कोई एक पार्टी उसको रिजेक्ट कर दे। ठीक इसी तरह से इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। कानून ये कहता है कि ऑफर देने के लिए निमंत्रण देना ऑफर नहीं है। तो जब कोई कंपनी विज्ञापन निकाल कर लोगों को जॉब के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाती है, तो वो मूल रूप से इनविटेशन टू ऑफर है, लेकिन ऑफर नहीं है। और इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया पर कंपनी ने मुझे जॉब पर नहीं रखा और इस नाते मैं कंपनी पर क्लेम करता हूँ। तो ये क्लेम उससे सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि कानून कहता है इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। अब एक छोटे से केस के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ए और बी श्रीनगर के दो व्यक्ति है जो एक कॉन्ट्रैक्ट में 1 सितंबर 2006 को प्रवेश किया उन्होंने एक अनुबंध में। और बात यह है कि प्रश्न ये है यहाँ पर कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल कहा जाएगा लॉ में। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तारीख आप ध्यान से नोट करेंगे, 1 सितंबर 2006। ए और बी ये दो पार्टीज है श्रीनगर की। अब इसमें दो बातें हैं। आर्टिकल 370 जब तक प्रभावशील था तब तक इस कानून का एक प्रावधान था कि ये कानून पूरे भारत में प्रभावी होगा केवल जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर। तो हमने कहा, इसका विश्लेषण हम कर रहे हैं इस केस का। तो 2006 में चूंकि वो प्रवेश किए हैं, तो उसका विश्लेषण करते हुए हम कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ की दृष्टि में एनफोर्सेबल नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं आर्टिकल 370 के आ जाने के बाद, उदाहरण के लिए हम इस केस में इस तारीख को बदल देते हैं, हम इसको 2025 कर देते हैं, तो यहां पर हम ये कहेंगे कि ये एनफोर्सेबल है। केवल तारीख बदलने से परिवर्तन हो गया। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक समय से पहले तक आर्टिकल 370 के प्रभावशाली, जब तक आर्टिकल 370 प्रभावशाली था, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था जम्मू कश्मीर को, तब तक वहां पर ये कानून एप्लीकेबल नहीं था। और इस नाते अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो वो वाइड माना जाएगा। ठीक इसी तरह से दूसरा उदाहरण, हम दूसरा केस लेते हैं जहां पर ए ने बी को अपनी वॉच डिलीवर करने का प्रॉमिस किया और बी ने इसके बदले 2000 रुपए देने का वादा किया। तो अब प्रश्न ये है कि क्या ये इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, या ये एग्रीमेंट है या एक कॉन्ट्रैक्ट है? पहले तो प्रश्न ये है। तो इसका विश्लेषण करते हैं संक्षेप में। तो हम इसको कहते हैं कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अगर मूल रूप से इसको देखें, जितनी सूचना इसमें दी गई है उस आधार पर इसमें ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, दो पार्टीज है, ए और बी है। तो जो एसेंशियल्स हमने अभी पढ़े हैं वो सारे के सारे एसेंशियल तो इसमें दिख नहीं रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जो दिख सकते हैं वे उपलब्ध है। इसमें कंसिडरेशन है, इसमें अन्य बातें हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट है, केवल एग्रीमेंट नहीं। एक्सेप्टेंस की जब हम बात करते हैं तो ये जो है एक्सेप्टेंस की, जो दूसरा व्यक्ति है, ऑफरी जो है, वह अपनी स्वीकृति देता है जो ऑफर दिया गया है उसको, उसके लिए। तो वह मूल रूप से एक्सेप्टेंस होता है। उदाहरण के लिए जब कंपनी अपने शेयर का इशू निकालती है, तो वो जो इशू का निकालना है वो मूल रूप से एक ऑफर है, और जब अलॉटमेंट होता है तो वो उसका एक्सेप्टेंस है। तो इस तरह से हमें उसको समझना होता है प्रक्रिया को। ठीक इसी तरह से कहा जाता है कि विदाउट एन एक्सेप्टेंस कोई भी प्रपोजल अस्तित्व में नहीं आ सकता, और जिसको ये ऑफर दिया जा रहा है उसे ही एक्सेप्ट करना होगा। उदाहरण के लिए यदि किसी कंपनी ने राम को जॉब ऑफर लेटर दिया है, तो वह ऑफर लेटर दूसरे को हस्तांतरित नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी ने ऑफर दिया है राम को, तो उसे राम को ही एक्सेप्ट करना होगा। ठीक इसी तरह से देखते हैं कि ये एक्सेप्टेंस कैसे होता है। तो ये भी एक्सप्रेस होता है, जो कि मौखिक या लिखित हो सकता है, और इम्प्लाइड हो सकता है। हमने उदाहरण लिया था ट्रेन का, डॉक्टर का, कि हम जब वहां जाते हैं तो इम्प्लाइड वे में, गर्भित रूप में हम एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश कर जाते हैं, जाने अनजाने। तो इस तरह से हम होटल में जाते हैं और वहां पे कुछ समय रुकते हैं, तो ये हमारा दायित्व है कि हम उसका फेयर पे करें।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके भी कुछ एसेंशियल्स है। तो इसका जो एक्सेप्टेंस का है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए। जैसे ही कोई कंडीशन एक्सेप्टेंस में आ जाती है तो वह काउंटर ऑफर बन जाता है और वह कॉन्ट्रैक्ट वह एग्रीमेंट निरस्त हो जाता है। ठीक इसी तरह से ये जो ऑफरर है, जो प्रस्तावक है, इसका संप्रेषण किया जाना चाहिए। ठीक इसी तरह से ये जो समय सीमा है वह रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। यद्यपि लॉ रीजनेबल टाइम को बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं करता है, लेकिन जो उसकी समय सीमा है उसको उसमें पूरा किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए हम जॉब ऑफर की बात कर रहे थे। यदि कंपनी ने राम को जॉब का ऑफर दिया है और उन्होंने कहा है कि 15 दिन के भीतर आपको ज्वाइन करना है, और 15 दिन बीतने के बाद राम उस ऑफर लेटर को लेकर कंपनी के पास जाते हैं, कहते हैं कि ये मुझे ऑफर लेटर आया था, अब मैं आपके यहाँ ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो कंपनी उसे मना करने का अधिकार रखती है। क्यों? क्योंकि उसे 15 दिन का समय दिया गया था। तो वो जो 15 दिन का समय था वह रीजनेबल टाइम हो गया। ठीक यही काम यदि कोई दूसरी कंपनी होती, हो सकता है वो उसको 30 दिन का समय दे। तो ये कंपनी टू कंपनी, एंटिटी टू एंटिटी वेरी कर सकता है, लेकिन जो रीजनेबल टाइम है उसको हमें मानना है और उसी के अनुरूप कार्य करना है। ठीक इसी तरह से प्रेस्क्राइब्ड मोड में होना चाहिए। यदि कहा गया कि हमें पेमेंट चेक में देना है तो चेक में ही स्वीकार करना है, यदि कैश मांगा गया है तो कैश में होगा। ठीक इसी तरह से साइलेंस, यदि कोई व्यक्ति चुप है तो ये उसको इम्प्लाइड नहीं माना जाएगा कि ये उसका एक्सेप्टेंस है। आधी चुप्पी को आधी हाँ या आधी ना क्या माना जाए, अभी भी कानून की दृष्टि में इस पर कई बार विवाद होता हुआ देखा जाता है। तो यहाँ पर इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस को नहीं लिया जाता है। ठीक इसी तरह से कब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन हो सकता है, तो हम देखते हैं कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन होता है कि जब वो समय बीत जाता है, समय के बीत जाने पर होता है। ठीक इसी तरह से अगर दोनों में से कोई एक पार्टी नोटिस ऑफ रिवोकेशन दे दे। ठीक इसी तरह से जो भी कंडीशन उसमें लिखी गई है उन कंडीशंस या उन शर्तों को ना माना जाए, ना पूरा किया जाए। ठीक इसी तरह से दोनों में से किसी भी एक पार्टी की मृत्यु हो जाए या उनमें से कोई एक पागल हो जाए, तो उस स्थिति में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन हो जाता है। ठीक इसी तरह से काउंटर ऑफर अगर वहां पर आ जाए तो भी रिवोकेशन माना जाता है। और कोई सबसे बाद में अगर कोई इलीगैलिटी या गैर वैधानिकता उसमें देखने को मिले तो उस स्थिति में भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जाता है, रिवोक माना जाता है या निरस्त माना जाता है। अब बात आती है कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन को संक्षेप में हमने समझने का प्रयास किया कि एक के बदले किसी दूसरी चीज, जिसको हम कहते हैं समथिंग फॉर समथिंग। कि उदाहरण के लिए हमने एक शर्ट खरीदी दुकान से, ए ने एक शर्ट खरीदी बी से, ए को शर्ट मिली, कमीज मिली, जबकि बी को उसके बदले पैसे मिले। तो ये जो एक्सचेंज है ये कंसिडरेशन फॉर्म करता है कि अगर मैंने कुछ लिया है तो उसके मुझे बदले कुछ देना होगा। इसी को हम कंसिडरेशन कहते हैं अनुबंध की भाषा में। सेक्शन 2D में इसको विस्तार से समझाया गया है। तो कुछ ग्रेट्यूटस एग्रीमेंट को यदि छोड़ दिया जाए तो कोई भी समझौता यदि बिना कंसिडरेशन के है तो उसको वॉइड माना जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक इसी तरह से ये कहता है कि ये जो प्रॉमिसर है, प्रस्तावक है, उसकी इच्छा के अनुरूप इसको दिया जाना चाहिए, और ये प्रॉमिसी को दिया जाना चाहिए या किसी दूसरे व्यक्ति जिसको उसने अपॉइंट कर रखा है उसको दिया जाना चाहिए, और अन्य बातों को इसमें समझाने का प्रयास करता है। अब इसके एसेंशियल्स को समझ ले तो ये जो है डिजायर जो होगी वो प्रस्तावक के डिजायर पर होगा, ये रियल होगा जिसमें कुछ वैल्यू होगी। ठीक इसी तरह से ये लॉफुल होना चाहिए, और ये जो एक्सचेंज होगा ये पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर हो सकता है। उदाहरण के लिए मैंने कहा कि मुझे 10,000 रुपए आपसे चाहिए, उस 10,000 के बदले आगामी 2 महीनों में जो आम की फसल मेरे खेत में आएगी उसको आप ले सकते हैं। तो 10,000 तो मुझे अभी मिले, लेकिन अगली जो पार्टी है उसको आम की फसल 2 महीने बाद मिलने वाली है। तो जो 2 महीने बाद मिलने वाली स्थिति है उसको हम फ्यूचर कह रहे हैं। वर्तमान में जो 10,000 हमको मिले वो प्रेजेंट हो गया, और फ्यूचर में जब उसको आम की फसल मिलेगी तो जो 10,000 हमको आज की डेट में मिले तो वो पास्ट बन जाएगा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों बातों इसमें सम्मिलित है। ठीक इसी तरह से अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी है। अब अगला बिंदु है इसमें महत्वपूर्ण, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। सेक्शन 11 जो है इस पर प्रकाश डालता है। ये कहता है कि व्यक्ति जो है अवयस्क नहीं होना चाहिए और अनसाउंड माइंड या पागल नहीं होना चाहिए,
या ड्रंकर्ड या पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, और जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया हो ऐसा भी व्यक्ति अगर है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल नहीं माना जाएगा। अब माइनर कौन होता है? तो ये कहते हैं कि इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 और इसके बाद जो इसमें अमेंडमेंट हुआ वर्ष 1999 में डोमिसाइल इंडिपेंडेंट के लिए, तो वो अवयस्क को परिभाषित करता है। कहता है माइनर इज वन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज और हर 18th ईयर ऑफ एज, अर्थात 18 वर्ष की आयु नहीं हुई है तो उसको हम माइनर कहेंगे। अब प्रश्न उठता है कि माइनर का प्रोटेक्शन क्यों आवश्यक है? क्योंकि कानून के अनुसार जो लॉ है उसको मानता है कि एक अवयस्क जो है वो उसका मस्तिष्क अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है और इसीलिए उसको इमेच्योर मानता है और इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करना आवश्यक समझता है। अब यदि माइनर के साथ एग्रीमेंट हो भी जाए तो क्या क्या हो सकता है? तो इसका रेटिफिकेशन या कंफर्मेशन नहीं होगा। माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है किंतु उसको प्रॉमिसर नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से माइनर जो होता है उसकी इंसॉल्वेंसी भी नहीं ट्रीट की जाएगी, दिवालियापन नहीं माना जाएगा। ठीक इसी तरह से माइनर एक एजेंट हो सकता है, प्रतिनिधि हो सकता है। अब पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में ये सेक्शन 11 इसको बात करता है, जो कहता है कि इस तरह के लोगों के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो वॉइड होता है और इन सब पार्टीज जिसमें हमने कहा माइनर नहीं होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए, इंसेन नहीं होना चाहिए। तो कौन ऐसे हैं जिनको ये सेक्शन 12 डिस्क्वालीफाई करता है? जिसमें अलाइन एनिमीज है, फॉरेन सोवरिन्स है, जो एम्बेसडर्स होते हैं, ठीक इसी तरह से जो दिवालिया है व्यक्ति, जो अपराधी है, साथ ही साथ जो कॉरपोरेशंस होते हैं और एक शादीशुदा महिला अभी डिस्क्वालीफाई की जाती है, विशेष रूप से तब जब वो अपने पति की संपत्ति से किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश कर रही हो और बिना पति की अनुमति के। तो इस तरह से इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध में प्रवेश करने के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया है। ठीक इसी तरह से एक केस के माध्यम से हम इसको समझते हैं, जिसमें ए ने एक हाउस लीज पर 3 वर्ष के लिए लेने का निर्णय लिया जो कि हैंडसमली डेकोरेटेड होगा। अब हमने कहा कि प्रश्न ये उठता है कि क्या ये वैलिड ऑफर है? तो इस केस के माध्यम से समझते हैं कि क्या ये वैलिड ऑफर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसके विश्लेषण को हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि एक वैलिड ऑफर नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है और ये एम्बिगुअस है, ये वेग है। हैंडसमली डेकोरेटेड जैसा हमने कहा, तो हैंडसमली डेकोरेटेड के लिए सबके अपने अपने आशय हो सकते हैं, इसलिए यह एक वैलिड ऑफर नहीं है। दूसरे केस को लेते हैं तो हम देखते हैं कि एक नीलामी करता जो है, उन्होंने एक विज्ञापन निकाला न्यूज़पेपर में कि वह अपना ऑफिस फर्नीचर बेचना चाहते हैं और ये एक किसी तारीख पर घटित होगा, बेचा जाएगा। तो एक व्यक्ति ने उसके लिए अपना मन बनाया कि हमें फर्नीचर खरीदेंगे और किसी दूर दराज के स्थान से उस नीलामी के स्थान पर पहुंचे, बट उसने पाया कि वह ऑक्शन कैंसिल हो गया है, वह जो नीलामी है वह उसकी प्रक्रिया निरस्त हो गई है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वह इसके खिलाफ कोई केस दायर कर सकता है कोर्ट में और अपने जो उसकी हानि हुई है, समय और खर्च जो उसने किया है, क्या उसको रिकवर कर सकता है? तो इसका विश्लेषण अगर हम देखें तो ये कहता है कि पर्सन कैन नॉट फाइल अ सूट फॉर एनी लॉस अगेंस्ट ऑक्शनियर। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि एडवर्टीजमेंट बाय ऑक्शनियर इन द न्यूज़पेपर इज इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर, जैसा कि हमने सीखा था, उसी का यहाँ पर हम एप्लीकेशन देख रहे हैं। इसलिए ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है नीलामीकर्ता के एंड पे। ठीक इसी तरह से अगला केस है, संक्षेप में देखते हैं हम इसमें। एक व्यक्ति है जो विज्ञापन देता है पेपर में कि कोई भी व्यक्ति अगर उसका खोया हुआ कुत्ता लेकर के आता है तो वह उसको 5,000 रुपए का इनाम देगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये विज्ञापन एक किस तरह का ऑफर है और अगर कोई उसके कुत्ते को ढूंढ कर लाता है तो उसको क्या रिवॉर्ड मिलना चाहिए? तो यहाँ पर देखें तो अब पाते हैं कि यह एक जनरल ऑफर है, उसने सबको ये ऑफर दिया है विज्ञापन के माध्यम से और जो भी उसको लेकर लौटेगा
उसके कुत्ते को, खोए हुए कुत्ते को लेकर लौटेगा, वो उस इनाम का अधिकारी होगा। ठीक इसी तरह से अगले केस के माध्यम से हम और समझने का प्रयास करते हैं कि जहां पर एक व्यक्ति है अनुराग, जिन्होंने वादा किया है 11,000 रुपए पे करने का, एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को दान देने का उन्होंने वादा किया है। और उनके वादे के अनुसार जो मैनेजमेंट कमेटी है, उन्होंने एक वाटर प्यूरिफायर खरीद लिया अपने स्कूल में इंस्टॉल करने के लिए कि अनुराग से उनको 11,000 मिलने वाले हैं, तो 8,000 का वाटर प्यूरिफायर खरीद लिया। अब ये होता है कि अनुराग जो डोनेशन है 11,000 देने से भविष्य में मना कर देते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इसके लिए क्या रेमेडी अवेलेबल है, जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके लिए क्या इसमें समाधान कोड देगा। तो ये रियल केसेस है जिसको हम संक्षेप में आप वस्तु स्थिति को समझाने के लिए आपके समक्ष लाए हुए हैं। तो इसमें क्या रीजन हो सकता है, आइए समझते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। तो ये कहा जाएगा कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये अनुराग पर बाइंडिंग है। यद्यपि जो ग्रेट्यूटस प्रोमिसेस होते हैं उनको एनफोर्सेबल नहीं माना जाता क्योंकि कंसिडरेशन के बिना होते हैं, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि ये जो प्रॉमिस था जिसकी वजह से मैनेजमेंट कमेटी को कुछ लॉस हुआ, 8,000 रुपए का लॉस हुआ, उन्होंने ये जानते हुए कि उन्हें 11,000 मिलने वाले हैं वाटर प्यूरिफायर लगा लिया। तो इस नाते इस कोर्ट ने इसकी सुनवाई की। उन्होंने कहा कि इसके बदले उनको ये अनुराग की जिम्मेदारी है कि वो जितना प्रॉमिस उसने किया है वो मैनेजमेंट कमेटी को डोनेट करे। तो इस तरह से ये इस केस में ये होल्ड किया गया। ठीक इसी तरह से हमने संक्षेप में आज समझने का प्रयास किया अपने कानूनी फ्रेमवर्क्स के तहत। पहले लॉ का परिचय प्राप्त किया, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के कुछ सामान्य परिचय प्राप्त किया और उसके कुछ एसेंशियल्स पर हमने प्रकाश डाला, और साथ ही साथ कुछ केसेस के माध्यम से इसको और सरल बनाने का प्रयास किया। इसी के साथ हम अपनी बात को यही विराम देते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।